हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इडू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं स्पेशल बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नोट्स। ओके, जो कि खान सर के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। और फ्रेंड्स, आप सभी से बता दूं कि आज की क्लास में हम करने वाले हैं 2 लेसन मर्ज करके एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से हमारा फर्स्ट लेसन होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट लेसन होगा यूरोपीय कंपनी का आगमन। और सेकेंड लेसन होगा फ्रेंड्स नवीन राज्य का उदय। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज की अपनी क्लास। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगीज आए थे, ठीक है। भारत में यूरोप वासी के आने के क्रम में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। और इसके बाद क्रमशः डच आए थे, अंग्रेज, डेनिश और फिर फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे, परंतु अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो थी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। ये पहले आए थे, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी से इसकी क्या हुई थी, अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, पेड कर दे फीस, ठीक है। इस पे याद रखिएगा, यूरोपवासियों का भारत आगमन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है यूरोपीय कंपनी पर एवं स्थापना वर्ष। चलिए इसको एक नज़र देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कंपनी दिया गया है, यहाँ पे देश से स्थापना वर्ष दिया गया है, और उसके बाद गवर्नर कोठी या फैक्ट्री, फिर यहाँ पे दिया गया है स्थल या प्रथम। चलिए देखते हैं इसको। पहला हमारा है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन से देश में? तो पुर्तगाली। और स्थापना वर्ष कब था? तो 1498 ईस्वी में था। और गवर्नर कौन था? तो FD अल्मेड़ा। और स्थल कहाँ है? तो कालीकट में 1498 ईस्वी में सर्वप्रथम इसने अपना कोठी स्थापित की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज, स्थापना वर्ष इसका है 1600 ईस्वी। और सर टम्स रो के समय में और कहाँ स्थापित किए थे? तो सूरत में 1613 ईस्वी में अपना कोठी स्थापित किए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का देश कहाँ है? तो डच है, और स्थापना वर्ष 1602 ईस्वी में। और कर्नलियस डेस्तमान के समय में, और मुस्लिम पट्टनम में 1605 ईस्वी में अपना कोठी स्थापित किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डेनिश देश है, और 1616 ईस्वी में विरनिचियो के शासनकाल में, और ट्रांकवेर में 1620 में अपना कोठी स्थापित किए थे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी देश, और 1664 ईस्वी में जॉन बैपिटस्ट कोलवर्ट या मार्टिन के शासनकाल में सूरत में 1668 ईस्वी में अपना पहला कोठी स्थापित किए थे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीडिश में, और इसके स्थापना वर्ष है फ्रेंड्स 1731 ईस्वी में। और विलियम यूसुलिंग्स के शासनकाल में और गोहनबर्ग में ये अपना कोठी स्थापित किए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, ठीक है। केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, किसके सहायता से? तो नाविक की सहायता से, अब्दुल मजीद की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। और वहाँ के शासक जमूरी ने उसका क्या किया? भव्य स्वागत किया था, और उसकी जहाज को मसालों से भर दिया। इन मसालों के अतिरिक्त वास्को डी गामा कुछ और मसाले खरीदे थे, जिसे वह यूरोप में बेचकर कितना मुनाफा कमाया था?
60 गुना मुनाफा कमाया था। ठीक है। और वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन इनेरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल के शासक डॉन इनेरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1498 ईस्वी में आया था, उसके बाद फिर ये पुनः कब आया, तो पुनः भारत ये आया 1502 ईस्वी में। और 1503 ईस्वी में पुर्तगाली ने कोची का किला जीत लिया। कोची का किला जीत लिया। और पुर्तगाल ने फ्रांसीसी डी अल्मेड़ा को गवर्नर नियुक्त किया। और अल्मोड़ा नौसेना को मजबूत करने के लिए शांत जल की नीति को अपनाया था, किंतु यह वास्तविक रूप से गवर्नर के पद को नहीं संभाल सका। और इसके स्थान पर 1509 ईस्वी में क्या हुआ कि अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक गवर्नर माना जाता है। अल्बुकर्क को फ्रेंड्स पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक गवर्नर माना जाता है। ठीक है। और इसने बीजापुर के शासक से क्या किया कि गोवा को 1510 ईस्वी में जीत लिया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1511 ईस्वी में इसने मलक्का पर कब्जा कर लिया तथा 1515 ईस्वी में क्या किया, इसने फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज बंदरगाह को युद्ध में जीत लिया था। 1511 ईस्वी में इसने क्या किया कि मलक्का पर कब्जा कर लिया था तथा 1515 ईस्वी में इसने फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज बंदरगाह को युद्ध में जीत लिया था। और इसका विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के साथ अच्छा संबंध था। ठीक है। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी कराने के लिए प्रेरित किया। और अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति अल्बुकर्क जो था वो सती प्रथा का विरोध करने वाला था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को स्वेली के युद्ध में अंग्रेजों ने थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में हराया था। 1612 ईस्वी में जो पुर्तगाली की स्वेली युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में हराया था। 1612 ईस्वी में पुर्तगाली को स्वेली के युद्ध में क्या किया था, अंग्रेज ने थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में हरा दिया था। और पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और क्या हुए कि सबसे बाद में भारत छोड़कर गए, यानी कि 1961 में ये भारत छोड़कर गए थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू तथा आलू की खेती प्रारंभ करवाई थी। पुर्तगाली ने ही फ्रेंड्स सर्वप्रथम भारत में तंबाकू तथा आलू की खेती प्रारंभ करवाई थी। और सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें ही प्रदान किया जाता है। पुर्तगाली को ही प्रदान किया जाता है सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगाली ने ही भारत में सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। पुर्तगाली के द्वारा ही फ्रेंड्स भारत में सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना जो था उसका भी श्रेय पुर्तगाली को ही दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी। ठीक है। भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन थी, तो डच ही थी। ठीक है। ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डच जो लोग थे वो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। और 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था, तो प्रथम डच नागरिक जो था वो कॉर्नेलिस डी हाउटमैन था। नेक्स्ट देखते हैं डच ने 1605 ईस्वी में मुस्लिमपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। डच के द्वारा अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मुस्लिमपट्टनम में स्थापित की गई थी तथा पुलिकट में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी
सूरत में अपनी तीसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, दूसरी व्यापारिक पुलिकट में और तीसरी व्यापारिक कोठी जो थी वो सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में भी स्थापित की थी। ठीक है, और 1759 ईस्वी के वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और उनके सभी व्यापारिक कोठियां पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, 1759 का जो वेदरा युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, उसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि डचों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और उनके द्वारा जितनी भी व्यापारिक कोठियां स्थापित की गई थी उस पे क्या कर लिए, वो लोग अधिकार कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो था वो क्लाइव ने किया था। डच भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखते थे। डच लोग जो थे वो भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी। चलिए इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। इन्होंने अपनी व्यापारी कोठी जो था केरल के ट्रावणकोर में स्थापित किया था और दूसरी व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित किया था, तो बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित किया था। और डेनिश की व्यापारी कोठियों का विस्तार जो था अधिक नहीं था और अंततः ये क्या किए, 1745 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी सभी कोठियों को अंग्रेजों के हाथ बेच दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी। यह सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी फ्रेंड्स वो सरकारी कंपनी थी और इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में राजा लुई 14वां के समय में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1664 ईस्वी में राजा लुई 14वां के शासनकाल में हुई थी और भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलवर्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है फ्रेंड्स, तो कोलवर्ट को माना जाता है। और फ्रांसीसी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1669 ईस्वी में सूरत में खोली थी। फ्रांसीसी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में स्थापित की थी 1669 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी जो थी वो 1669 ईस्वी में मुस्लिमपट्टनम में खोली थी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर 1673 ईस्वी में पांडिचेरी शहर की स्थापना की थी। फ्रांसीसी के द्वारा ही पांडिचेरी शहर की स्थापना की गई थी और ये बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर 1673 में स्थापित किए थे। ठीक है, और पांडिचेरी की स्थापना जो थी फ्रांसीसी मार्टिन ने किया और फ्रांसीसी मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फ्रांसिस मार्टिन को फ्रेंड्स भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को 1742 ईस्वी में भारत में फ्रांस का गवर्नर बनाया गया और इसी सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के समय में कर्नाटक युद्ध हुआ था। डुप्ले के समय में ही फ्रेंड्स कर्नाटक युद्ध हुआ था और फ्रांसीसियों का भारत में अधिक क्षेत्रों पर अधिकार नहीं था। इसका भारत पे अधिक क्षेत्रों पे अधिकार नहीं था, किंतु वे आज़ादी के बाद तक भारत में रहे और 1954 ईस्वी में भारत छोड़कर चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ये अपना अधिक विस्तार नहीं कर सका और भारत से चले गए। ये जो थे अधिक विस्तार नहीं कर सके और ये भारत से चले गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी। इसके बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने एक साहमी फरमान देकर 15 वर्ष के लिए किया था। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक शाही फरमान देकर 15 वर्ष के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साझेदारों की संख्या कितनी थी? तो 217 थी। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक अकबर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ब्रिटिश कंपनी ने 1608 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने का प्रयास किया और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर ले लिया और यहाँ क्या किए कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली और 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया और चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई बंदरगाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पे दे दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1698 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला का निर्माण प्रारंभ किया गया। फोर्ट विलियम किला का निर्माण कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1698 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और कोलकाता शहर की स्थापना जो था जॉब चार्नक ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1717 ईस्वी में फारुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दिया और इसे अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कर्ता कहा जाता है। फारुखसियर को अंग्रेजी साम्राज्य का क्या कहा जाता है? मैग्ना कर्ता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल के क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगा और इस युद्ध के कारण अंग्रेजों को बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल गया था। 1757 का जो प्लासी युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल के क्षेत्र पे शासन करने लगे और इस युद्ध के कारण ही अंग्रेजों को बंगाल में पैर जमाने का मौका भी मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में डच्चों को पराजित कर दिया। ठीक है, और 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। यहाँ से याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में हुआ था और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और वेदरा के युद्ध में जो था अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था और वांडीवास का युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। ठीक है, और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेज एवं शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेज एवं शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। ठीक है, और इस संधि के तहत अंग्रेज ने बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची थी और BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे क्या हो गई? मजबूत होने लगी, किंतु भ्रष्टाचार जो था वो बढ़ गया था और राजा का नियंत्रण भी कंपनी पर कमजोर पड़ने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेजों के शासनकाल में क्या था कि बिहार जो था वो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, शहर संस्थापक और मूल निवासी। बम्बई शहर के संस्थापक कौन थे? तो गेराल्ड अंगियर थे और ये कहाँ के थे? तो ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, और कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चार्नक के द्वारा और ब्रिटेन के निवासी थे और दिल्ली शहर की स्थापना जो थी वो लुटियंस के द्वारा हुई थी और ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, चंडीगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? तो चंडीगढ़ की स्थापना जो थी वो ली कर्बुजिए के द्वारा की गई थी और ये फ्रांस के निवासी थे। पांडिचेरी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये
कौन किए थे? तो फ्रैंक मार्टिन किए थे और ये फ्रांस के थे। ठीक है, नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी और ये भारत के थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मद्रास। मद्रास फ्रांसीसी डे के द्वारा की गई थी स्थापना और ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, महाद्वीप खोजकर्ता और मूल निवासी। महाद्वीप खोजकर्ता और मूल निवासी, चलिए इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत, भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी और ये पुर्तगाल थे। ठीक है, और ब्राजील के स्थापना, ब्राजील की खोजकर्ता जो था वो पेड्रो अल्वारेस कैब्रल के द्वारा था और ये पुर्तगाल के मूल निवासी थे। ठीक है, न्यूजीलैंड की खोजकर्ता कौन था? तो अबेल तस्मान थे और ये मूल निवासी हॉलैंड के थे। ठीक है, तस्मानिया की स्थापना एवेल जंजुन तस्मान के द्वारा और हॉलैंड के ये निवासी थे। अमेरिका की स्थापना, अमेरिका क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा खोजा गया था और ये स्पेन के निवासी थे। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता कौन है फ्रेंड्स? तो कैप्टन जेम्स कुक है और ये मूल निवासी ब्रिटेन के थे। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट लेसन है नवीन राज्यों का उदय। ठीक है, नवीन राज्य के उदय के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले अवध है, अवध के बारे में देखते हैं। अवध के संस्थापक शहादत खां अथवा बुरहान उल मुल्क थे। अवध के जो संस्थापक थे फ्रेंड्स वो कौन थे? तो शहादत खां अथवा बुरहान उल मुल्क थे। ठीक है, और इन्होंने अवध की स्थापना जो थी 1722 ईस्वी में मुगलों से अलग होकर किया था और इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद यानी कि लखनऊ को बनाया और अवध के राजाओं को नवाब कहा जाता है। अवध के राजाओं को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो नवाब कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शहादत खां के समय 1739 ईस्वी में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और अवध धन दौलत से कंगाल था, अतः शहादत खां ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए उकसा दिया। जब नादिर शाह दिल्ली को लूटने के बाद वापस शहादत खां के पास कुछ धन देने के लिए आया तो उनके डर से शहादत खां ने क्या किया? आत्महत्या कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, इसके मृत्यु के बाद उसके पुत्र सफदर जंग तथा सुजाउद्दौला के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ और सुजाउद्दौला जो था विजय हुआ। 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में तिलकुट सेना ने भाग लिया और पराजित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1801 ईस्वी में अवध ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रारंभ की गई क्या 1801 ईस्वी में अवध ने क्या किया? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया और अवध के अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह थे, जिनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया और वाजिद अली शाह को कैद कर लिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण था कि वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों का अवध से नेतृत्व किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विद्रोह समाप्त होने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गई, जहां उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में देखते हैं। स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना जो हुई थी 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क अथवा चिनकिसिच खां ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय में किया था। ठीक है, और यहाँ के राजा को क्या कहा जाता है? निजाम कहा जाता है। हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता है फ्रेंड्स। और निजाम उल मुल्क ने 1725 ईस्वी में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया और एक हिंदू दीनानाथ को निजाम उल मुल्क ने अपना दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, 1728 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पर आक्रमण किया
और पाल खेरा के युद्ध में निजाम को क्या कर दिया, पराजित कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, पेशावा तथा निजाम के बीच बीच मुंशी शिवगांव की संधि हुई। इस संधि के तहत क्या हुआ कि निजाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार की और चौथ तथा सरदेशमुखी नामक कर देने लगा। निजाम के द्वारा क्या किया गया कि मराठों की अधीनता स्वीकार की निजाम ने और चौथ तथा सरदेशमुखी नामक कर देने लगे। जब 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रारंभ किया तो उसे मानने वाला पहला राज कौन था, तो हैदराबाद ही था। ठीक है, जब 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि प्रारंभ किया गया तो उससे मानने वाला पहला राज हैदराबाद ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताई थी। स्वतंत्रता के बाद फ्रेंड्स हैदराबाद जो था वो पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताई थी, किंतु सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्यवाही से हैदराबाद को भारत में मिला लिया। ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि हैदराबाद को क्या किया गया, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्यवाही से भारत में मिलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक की स्थापना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में देखते हैं, तो कर्नाटक की स्थापना जो था सादुतुल्ला ने किया था और कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी तथा अंग्रेज आपस में लड़ गए और 3 युद्ध हुआ था। कर्नाटक की स्थापना जो था सादुतुल्ला के द्वारा किया गया था और कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी तथा अंग्रेज ने आपस में लड़ गए और ये 3 बार युद्ध किए। चलिए देखते हैं इसके बारे में। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था फ्रेंड्स 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का अधिकार का लेकर इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच हुआ था। ये युद्ध जो था वो 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था और ये ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था, जिस कारण उनकी कंपनियां भारत में युद्ध कर ली और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध ए ला शापल की संधि से समाप्त हुआ और इसी संधि के तहत भारत में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1749 से 1754 ईस्वी तक हुआ था और इस युद्ध का कारण क्या था फ्रेंड्स, तो इस युद्ध का कारण जो था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का महत्वाकांक्षी होना था और इसने भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और यह युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत क्या हुआ, समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो था फ्रेंड्स 1749 से 54 ईस्वी के बीच हुआ था और इस युद्ध का इस युद्ध को समाप्त कब किया गया, तो पांडिचेरी की संधि के तहत क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा है तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो कि 1756 से 63 ईस्वी के बीच हुआ था और इस युद्ध का कारण जो था यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध को माना जाता है। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण क्या है, तो फ्रेंड्स तो कारण है इस युद्ध का कारण जो था वो यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध को माना जाता है और यह युद्ध इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच मुख्य रूप से हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये युद्ध मुख्य रूप से हुआ था और इसी युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और भारत से फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त हो गई और यह युद्ध 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के तहत क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, और इस संधि के तहत चंद्रनगर तथा पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार रहा, शेष क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैसूर। मैसूर के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। तो मैसूर राज्य का पहले विजयनगर साम्राज्य का एक अंग था। मैसूर राज्य जो था वो पहले विजयनगर साम्राज्य का एक अंग था, परंतु 1565 ईस्वी में
तालकोटा के युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय के समय में मैसूर में वंड्यार राजवंश की स्थापना हुई। वंड्यार राज्य की स्थापना हुई और मैसूर राज्य की स्थापना जो था हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किया। और हैदर अली एक योग शासक था, ठीक है। और मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और यही अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, ठीक है। फ्रांसीसी की सहायता से ही हैदर अली ने डिंडीगल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच लड़े गए युद्ध। चलिए इसको देखते हैं फ्रेंड्स। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था फ्रेंड्स 1767 से 69 ईस्वी के बीच हुआ था। और हैदर अली ने अंग्रेजों को बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ यह युद्ध किया था, ठीक है। हैदर अली जो था अंग्रेजों को बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए ये अंग्रेज के साथ युद्ध किए थे। और इस युद्ध में हैदर अली विजयी रहा। और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सर जनरल स्मिथ कर रहा था। और यह युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। यह युद्ध जो था वो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। और मद्रास की संधि की सारी शर्तें हैदर अली ने तय किया था। और यही कारण है कि यह संधि सफल नहीं हो सकी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जन्म दे दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1780 से 84 ईस्वी के बीच हुआ था। और इस युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा हैदर अली का क्षेत्र माहे पर अधिकार करना था। इस युद्ध का कारण जो था फ्रेंड्स अंग्रेजों द्वारा हैदर अली के क्षेत्र माहे जो पांडिचेरी में स्थित है वहां पे क्या कर लिए? ये अधिकार कर लिए। और इस युद्ध में हैदर अली मारा गया और उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध में आगे बढ़ा। और यह युद्ध बिना किसी निर्णय के मंगलौर की संधि से समाप्त हो गया। यह युद्ध जो था वो बिना किसी निर्णय के मंगलौर की संधि के साथ ही समाप्त हो गया। और उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जो कि 1790 से 92 ईस्वी तक हुआ। और यह युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा, किंतु इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो वो टीपू सुल्तान इसमें लड़ा था, किंतु इस युद्ध में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान पराजित हो गया और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जो कि 1799 ईस्वी में हुआ। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें टीपू सुल्तान मरा गया और मैसूर के क्षेत्र पर अधिकार कौन कर लिया? तो अंग्रेज ने अधिकार कर लिया। और इस युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। इस संधि का ट्रिक है महामंगल श्री, ठीक है। महा मद्रास, मंगलौर दूसरा और श्री जो था श्रीरंगपट्टनम तीसरा युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा महामंगल श्री। नेक्स्ट देखते हैं टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नौसेना का गठन किया और फ्रांस के जैकबियन क्लब की सदस्यता की ग्रहण की। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी क्या की? श्रीरंगपट्टनम से जैकोबिन क्लब बनाया तथा राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। और टीपू सुल्तान एक धार्मिक उदार शासक था। इसने शंकराचार्य द्वारा बनाए गए श्रृंगेरी पाठ जो कि मैसूर में स्थित है का पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। और टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा था। टीपू सुल्तान के तोपों का आकार शेर की तरह था। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान कहता था कि 100 दिन के गिद्दर के जीवन से अच्छा है कि एक दिन का शेर का जीवन, ठीक है। टीपू सुल्तान का कहना था कि 100 दिन के गिद्दर के जीवन से अच्छा है कि एक दिन का शेर का जीवन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पंजाब।
इसके बारे में देखते हैं। पंजाब राज्य की स्थापना जो थी उस सुकरचकिया मिसल के राजा रंजीत सिंह के द्वारा की गई थी और इसके समय 1798 तक अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने हमला किया और इस हमले के दौरान जमान शाह के कुछ तोप चिनाब नदी में गिर गए थे, जिसे राजा रंजीत सिंह ने वापस जमान शाह को कर दिया और राजा रंजीत सिंह ने इस उदारता से जमान शाह प्रसन्न हुए और लाहौर को उपहार में दे दिए। राजा रंजीत सिंह के इस उदारता से जमान शाह जो थे वो प्रसन्न हुए और लाहौर को क्या कर दिए, उपहार में दे दिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की जो संधि हुई थी फ्रेंड्स वो 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई थी और इस संधि के तहत सतलज नदी को अंग्रेजों तथा पंजाब राज के बीच सीमा मान लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस संधि का उद्देश्य रंजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाना था। इस संधि का उद्देश्य जो था वो रंजीत सिंह के साम्राज्य पर विस्तार पर रोक लगाना था। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और राजा रंजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर भी चढ़ाई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1839 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई और अगला शासक कौन हुए तो खड़क सिंह बना तथा इन्होंने अपना वजीर ध्यान सिंह को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ध्यान सिंह एक धोखेबाज व्यक्ति था। उसने अगले ही वर्ष 1840 ईस्वी में खड़क सिंह की हत्या कर दी और अगला शासक कौन बने तो अगला शासक नैनीहाल बना। ठीक है, और इसने भी अपना वजीर ध्यान सिंह को ही बनाया और ध्यान सिंह ने इसकी भी हत्या क्या कर दी 1843 में 1843 में कर दी। और इसके बाद अगला शासक कौन हुए, अगला शासक हुए शेर सिंह। शेर सिंह पहले अगला शासक, किंतु शेर सिंह की 1844 ईस्वी में मृत्यु हो गई और इनका अल्पायु पुत्र जो था दिलीप सिंह अगला शासक बना और 1843 ईस्वी में राजमाता जिंदन के संरक्षण में महाराजा रंजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह का राज्यारोहण किया गया और अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार के लिए दो युद्ध लड़े थे। ठीक है, अंग्रेज जो था वो पंजाब पर अधिकार करने के लिए दो युद्ध लड़े थे जो इस प्रकार है। चलिए देखते हैं। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध जो था 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध मुख्यतः महारानी जिंदन की राजनीतिक महत्वाकांक्षी का परिणाम था और यह युद्ध भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय लड़ा गया था तथा इस समय भारत के प्रधान सेनापति जो थे जनरल गफ थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है, इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए और यह युद्ध भोरेवाल की संधि के तहत क्या हो गया, समाप्त हुआ और द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध जो था फ्रेंड्स 1848 से 49 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध के कारण लॉर्ड वेलेस्ली की राज हड़प नीति थी। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार के लिए चार्ल्स नेपियर नामक की कुशल सेनापति भेजा था। ठीक है, इस युद्ध का कारण लॉर्ड वेलेस्ली की राज हड़प नीति थी और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि पंजाब पर अधिकार के लिए चार्ल्स नेपियर नामक के कुशल सेनापति भेजा था और यह चार्ल्स नेपियर युद्ध में विजय रहा और पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पंजाब पर क्या हुआ फ्रेंड्स, अंग्रेज का अधिकार हो गया और लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर हीरा पंजाब राज से लेकर ब्रिटेन की रानी को भेज दिया था। जो लॉर्ड डलहौजी था वो कोहिनूर हीरा लेकर पंजाब राज से क्या किए कि ब्रिटेन की रानी के लिए भेज दिए और राजा रंजीत सिंह की अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने अच्छी शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया और उसकी माता को क्या किए कि 48,000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया। इस प्रकार पंजाब पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं कोहिनूर हीरा। इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। यह हैदराबाद के समीप गोलकुंडा के खाने से निकला था तथा वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव के पास था, जिससे मलिक कफूर ने छीनकर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। हैदराबाद के समीप गोलकुंडा के खान से निकाला गया था कोहिनूर हीरा तथा वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव के पास था, जिसके मलिक कफूर ने छीनकर क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। और खिलजी वंश के बाद यह हीरा तुगलक वंश के पास चला गया। ठीक है, और तुगलक वंश से यह सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश के पास चला गया और लोदी वंश से यह मलावा के शासक के पास गया, जिससे मुगलों ने क्या किया, छीन लिया। मुगलों ने छीन लिया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने नादिर शाह ने छीन लिया और ईरान लेकर चला गया, परंतु पश्तून दुरानियों ने नादिर शाह से क्या किया, कोहिनूर हीरा छीन लिया। पश्तून दुरानी से पंजाब के सिख शासकों ने कोहिनूर हीरा छीन लिया। अंततः लाल डलहौजी ने पंजाब के सिख शासकों से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया और नीले रंग का यह कोहिनूर हीरा आज भी विक्टोरिया राज मुकुट में है। ठीक है, इसका क्रम है फ्रेंड्स, गोलकुंडा, वारंगल, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, उसके बाद फिर मुगल मलावा, नादिर शाह, दुरानी, पश्तून, फिर सिख, फिर डलहौजी, फिर विक्टोरिया के पास आ गया ये हीरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बंगाल राज्य के बारे में देखते हैं। तो बंगाल राज्य की स्थापना जो थी वो मुर्शीद कुली खां के द्वारा किया गया था और इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया था। इनकी मृत्यु फ्रेंड 1727 ईस्वी में हो गई और सुजायुद्दीन अगला शासक बना, किंतु 1739 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो गई। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अलीवर्दी खां अगला नवाब बना और 1756 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है सिराजुद्दौला अगला शासक बना और सिराजुद्दौला का अपने ही परिवार में घसेटी बेगम से विवाद था। सिराजुद्दौला का अपने ही परिवार में घसेटी बेगम से विवाद था और साथ ही अपने पड़ोसी राजवल्लभाचार्य से भी विवाद था और इसी विवाद का फायदा उठाकर अंग्रेज ने बंगाल के क्षेत्र में किला बनवाना प्रारंभ किया, जिसे फोर्ट विलियम किला भी कहा जाता है। इस फोर्ट विलियम किला का प्रधान अधिकारी कौन था, तो रोजर ड्रैक था। ठीक है, फोर्ट विलियम किला का प्रधान अधिकारी कौन था फ्रेंड्स, तो रोज ड्रैक था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला को अचानक किला पर हमला कर दे। सिराजुद्दौला ने क्या किए, अचानक किला पर हमला कर दिए और वहां से 146 लोगों को पकड़ के कलकत्ता के चंद्रनगर नामक स्थान पर एक छोटे से घर में कैद कर दिया, जिसमें क्या हुआ कि 143 लोगों की मृत्यु हो गई और मात्र 23 जीवित बचे थे। इस घटना को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो काल कोठरी के घटना के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्लैक होल के घटना के नाम से जाना जाता है। और इस घटना की जानकारी जो है फ्रेंड्स इतिहासकार हर्नवेल ने दिया था। ठीक है, इस घटना की जानकारी इतिहासकार हर्नवेल के द्वारा दिया गया था, क्योंकि वह भी इस 146 लोगों में से था जो कैद किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिराजुद्दौला के हराने के लिए मद्रास का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल आया और उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर तथा कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री राय दुर्लभ को मिला लिया और 23 जून 1757 ईस्वी को पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था और ये पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में क्या हुआ, सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट गया था, जिसकी रास्ते में हत्या कर दी गई और युद्ध के मैदान में मीर जाफर चुपचाप अंग्रेज के साथ देता रहा और अंग्रेज क्या हुए कि जीत गए। पूर्व शर्त के अनुसार मीर जाफर को फ्रेंड्स क्या किए गए, बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है,
पूर्व शर्त के अनुसार मीर जाफर को क्या किया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेज ने मीर जाफर से धन लेना प्रारंभ किया और मीर जाफर ने भी इन्हें अत्यधिक धन दिया, किंतु धन जब समाप्त होने लगा तो मीर जाफर धन देने से कतराने लगा और इसी कारण क्या हुआ, अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को क्या किए, बंगाल का नवाब बना दिए और इसे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, दस्तक प्रणाली। चलिए इसको देखते हैं। दस्तक एक प्रकार का शाही फरमान था। जिस अंग्रेज के पास दस्तक होता था उसे बंगाल के क्षेत्र में कर में छूट दिया जाता था, ठीक है। और अंग्रेजों ने इस दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग प्रारंभ करने लगा, जिस कारण क्या हुआ, मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को ही समाप्त कर दिया और इसी कारण मीर कासिम का विरोध करना पड़ा। इसी कारण अंग्रेज जो था और मीर कासिम का विरोध करने लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर लाया और मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोला। नेक्स्ट है, अंग्रेजों को मीर कासिम की यह नीति जो थी वो पसंद नहीं आई और क्या किए वो कि मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बक्सर का युद्ध। चलिए इसको देखते हैं फ्रेंड्स। मीर कासिम ने अब अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक तीन गुटों वाली सेना का गठन किया और इस सेना का नेतृत्व जो था शाह आलम द्वितीय कर रहा था, जिसका सामना बिहार के बक्सर में अंग्रेजों के साथ 21 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था और इसे ही बक्सर का युद्ध कहते हैं। इसे कौन सा युद्ध कहते हैं फ्रेंड्स, तो बक्सर का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो था एक कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था और इस युद्ध में त्रिगुट सेना पराजित हुई और अंग्रेज जो था विजय हो गए और 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि किया और इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी राजस्व अंग्रेजों को सौंप दी, जिसका दीवान मुर राजा खां की नियुक्त किया गया था, ठीक है। मुजफ्फर राजा खां को नियुक्त किया गया था और इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया और इस समय कंपनी का गवर्नर जो था और लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। नेक्स्ट है, लॉर्ड क्लाइव को भारत में द्वैत शासन के जनक कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में द्वैत शासन का जनक कहते हैं और बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक शाह था, ठीक है। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो नवाब मुबारक शाह था और इसके बाद क्या हुआ, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध जो था 1814 से 16 ईस्वी के बीच हुआ था और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय कर्नल डेविड ऑक्टर लोनी ने गोरखाओं को 1816 ईस्वी में पराजित किया, जिसके कारण क्या हुआ कि 1816 ईस्वी में अंग्रेज तथा नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुई। सुगौली की संधि फ्रेंड्स अंग्रेज तथा नेपाल के बीच 1816 ईस्वी में हुई थी और इस युद्ध में नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स आंग्ल वर्मा युद्ध। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अंग्रेज को वर्मा पर नियंत्रण करने हेतु 3 युद्ध करने पड़े थे, ठीक है। अंग्रेज को वर्मा पर नियंत्रण करने हेतु 3 युद्ध करने पड़े थे, जो इस प्रकार है। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो था फ्रेंड्स 1824 से 1826 ईस्वी तक चला था, ठीक है। और 1824 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति सर आर्चिबाल्ड कैंपबेल ने रंगून पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। 1824 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति जो था सर
आर्चीबाल्ड कैंपबेले पर क्या किया था? कैंपबेले ने क्या किया था? रंगून पर अधिकार कर लिया था। और इस युद्ध का अंत 1826 के यानडपू की संधि के तहत हुआ था। और इस युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड एमहर्स्ट थे। और यह ब्रिटिश भारतीय इतिहास का सबसे महंगा युद्ध था। यह युद्ध जो था प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, ये ब्रिटिश भारतीय इतिहास का सबसे महंगा युद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध, जो कि 1852 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लड़ी गई थी। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो था फ्रेंड्स 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लड़ी गई थी। और इस युद्ध के तहत 1852 ईस्वी में लोअर वर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध, जो कि 1885 से 1888 ईस्वी तक चला था। और यह युद्ध लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में लड़ी गई थी। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो था फ्रेंड्स, वह लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 से 88 ईस्वी के बीच लड़ी गई थी। और इस युद्ध के तहत वर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। यहाँ पे नोट दिया गया है फ्रेंड्स, चलिए इसको देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में वर्मा को भारत से पृथक करने का प्रावधान था, जिसके तहत 1937 ईस्वी में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, उसके तहत वर्मा को भारत से पृथक करने का प्रावधान था, जिसके तहत क्या किया गया कि 1937 ईस्वी में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और दूसरा हमारा है आंग सान की सहयोगी यूनी के नेतृत्व में चले आंदोलन के कारण 4 जनवरी 1948 को वर्मा को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिल गई। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स। आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।